नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट्स वोकैब विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स के एक और क्लास में आपका स्वागत है। ग्राइंडिंग ब्रेन्स के साथ रोज़ 10 मिनट हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसमें हम वोकैब, इडियम, फ्रेज और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी देखते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को कोक्स करना, किसी को मनाना। टू परसुएड ए पर्सन टू डू समथिंग और गिव समथिंग बाई बीइंग वेरी नाइस टू हिम और हर। देखिए, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करके उसको कोई काम करने के लिए मना लेना, ये कैजुअल का मतलब होता है। अब देखिए, ये पिक्चर जो देख रहे हैं आप, काजोल और शाहरुख की आपने बहुत जोड़ी देखी होगी। इसमें शाहरुख काजोल को फ्लावर दे रहा है और उसको मना रहा है। तो कैजुअल को हम ऐसे कर सकते हैं, कैजुअल को मना रहा है तो कैजुअल का मतलब मनाना हो गया है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही नाजुक होती है, टूट जाती है जल्दी। थोड़ी सी गिर गई, इधर उधर हो गया कुछ, तो वो टूट जाएगी चीज़। इसके सिनोनिम्स डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी आप कई बार सुनते होंगे, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है। फ्रेजाइल का मतलब भी ये एक अच्छा वर्ड है। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, कोई चीज़ टूट जाए जो, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं। जैसे ये बोतल है, तो ये बोतल जो होती है वो ब्रिटल होती है, मतलब बोतल अगर गिर गई है तो वो ऐसे टूट जाएगी। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ओनस। ओनस का मतलब होता है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एक लाइबिलिटी होती है या बर्डन होता है, ऐसा करके बोल सकते हैं। ओनस का मतलब है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, दिस ओनस इज़ ऑन अस दैट वी सेव आवर एनवायरनमेंट। कि ये ओनस जो है वो हम पे ही है, ओन अस पे ही है, दैट वी सेव आवर एनवायरनमेंट। आप समझ ही गए होंगे। तो ओनस का मतलब एक जिम्मेदारी है। जैसे कि ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। इसमें क्या है, लिखा हुआ है कि ओनस का मतलब विराट कोहली की अब जिम्मेदारी है कि वो अनुष्का शर्मा को खुश रखे। ओनस टू कीप हर हैप्पी। ये देखिए इसमें पिक्चर में ये करके बताया गया है। कालस। कालस का मतलब कोई चीज़ बहुत ही बुरी है, अनकाइंड है, क्रूल है, बिल्कुल भी दया का भाव नहीं है उसमें, मर्सीलेस है। तो इसका मतलब कोलस का मतलब बहुत बुरा हो गया है। ये देखिए इसमें कुछ कोलस बच्चे हैं, ये दिख रहे हैं, कोलस हैं, बहुत बुरे बच्चे हैं, ये बिल्कुल निर्दयी है और इस छोटी बच्ची की बाल पकड़ के उसको तंग कर रहे हैं। तो ये कालस का मतलब बहुत ही अनकाइंड और क्रूल करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है पेरिलस। अब देखिए, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस या बहुत ही रिस्की जो कोई काम होता है तो पेरिलस बोलते हैं। पेरिलस को कैसे याद करेंगे, ये देखिए फोटो में एक लड़की है, इसको इम्प्रेस करने के चक्कर में ये कहाँ, देखिए कहाँ अटका हुआ है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल बहुत ही रिस्की सिचुएशन में चला गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पेरिलस का मतलब है बहुत ही डेंजरस या रिस्की चीज़ है। तो इस परी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये आदमी अभी तो खड़ा है, बाद में इधर गिरा तो पैरी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये लाश हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं बस, ठीक है ना। इसके बाद आता है परस्पिक्विटी। इसका मतलब होता है क्लियरनेस। किसी चीज़ को लेकर कोई आदमी कितना क्लियर है, इसको समझदारी के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। या कोई चीज़ आपको साफ दिख रही है तो भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसको याद करने का तरीका है कि सबका पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण समझते हैं ना, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पर्सपेक्टिव सबका इसी वर्ड से रिलेट कर सकते हैं ना, पर्सपेक्टिव को, वो क्लियर होना चाहिए पर्सपेक्टिव। तो परस्पिक्विटी हो गया क्लियरनेस, ल्यूसिडिटी, कॉन्स्पिक्यूनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब क्लियरनेस के सेंस में आएगा या फिर समझदारी के सेंस में आएगा। समझदार भी एक आदमी क्लियर होता है ना अपने माइंड में, तो ऐसा करके याद कर लेंगे। यहाँ पे ये कई लोग लगाते होंगे, ये लगाने के बाद सबको परस्पिक्विटी नज़र आएगी साफ साफ। मिएंडर। मिएंडर का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ ये घाटियाँ दिख रही है आपको, घाटियों में जो नदी जाती है वो कुछ ऐसे, एक ऐसे जाएगी, एक सेकेंड, हाँ, घाटियों में जो नदी जाती है ना वो इधर उधर घूमती हुई जाती है। तो इसको याद कर लेंगे। मिएंडर का मतलब है जो कोई लोग इधर उधर घूमते हैं। कई लोग होते हैं ना टाइम पास करते हैं, ऐसे ही मिएंडर करते हैं, इस गली में गए उस गली में गए, जिनके पास कोई रीजन नहीं है, फालतू लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मिएंडर। वांडर करना भी उसी को बोलते हैं, इधर उधर घूमना। और रैम्बल का भी, ये दोनों वर्ड पूछे भी जा चुके हैं, मिएंडर भी पूछा जा चुका है। तो रैम्बल करना, वांडर करना, मिएंडर करना मतलब फालतू में इधर उधर घूमना, टहलना। जैसे ये लोग जो है इस फोटो में दिख रहा होगा, ये लोग सारे चल दिए ना कहीं घूमने के लिए, तो ये मिएंडर कर रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा ईडियम्स का सेक्शन आता है। टेक लीफ आउट ऑफ वंस बुक। ये देखिए, टेक लीफ आउट ऑफ वंस बुक, किसी की किताब में से कोई एक
लीफ लेना। अब लीफ तो क्या, ये जैसे कोई एक पन्ना निकाल लिया तो इसको कॉपी कर लेंगे, इसकी नकल कर लेंगे, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। जैसे ये छोटी बच्ची अपने बड़े भाई को डांस करते देख रही है तो ये भी इसकी नकल करना चाह रही है। तो इस ईडियम का मतलब होता है किसी को इमिटेट। इमिटेट को भी याद कर लीजिएगा, इमिटेट मतलब किसी की नकल उतारना। जैसे हम कई बार मिमिक्री करते हैं ना किसी की, तो उसे इमिटेट करना ही बोलते हैं, किसी की नकल करना हो वो। टू थ्रो ए स्पैनर, स्पैनर आपने देखा हो तो एक टूल होता है। ये देखिए, ये जो ये है ना, ये हाथ में ये टूल है, ये टूल होता है स्पैनर। तो टू थ्रो ए स्पैनर टू सबोटाज ए प्लान। सबोटाज का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। टू सबोटाज ए प्लान, कोई योजना बनाई है और किसी ने आके उसमें स्पैनर फेंक दिया। ये आया कहाँ से था ईडियम, ये किसी ने मशीन बनाई थी और ये आदमी चढ़ गया उसके ऊपर और मशीन, चलती मशीन के बीच में इसने ये स्पैनर इसमें डाल दिया, वहीं से ये ईडियम आई कि इस चलती मशीन को ख़राब कर दिया। तो किसी प्लान को अच्छा खासा काम कर रहा था उसको बर्बाद कर दिया, ऐसा करके याद कर सकते हैं। हाफ मस्ट, अब ये देखिए, ये जो मस्त है हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत ही खुश, बहुत ही मज़े लेने वाला आदमी। तो हाफ मस्ट का मतलब वो अब आधा खुश है, तो आधा खुश है तो कह सकते हैं कि वो सैड है, दुखी है, समझ गए। वैसे होता क्या है कि अंग्रेज़ लोगों ने ऐसे बनाया था, वो जैसे ये फ्लैग है ना, हाफ मस्ट फ्लैग बोल देंगे इसको। ये भी जब वहाँ पे कोई शौक हो जाता था ना, शौक में हम झंडा झुकाते हैं ना, ऐसे ही अंग्रेज पहले तो झंडा यहाँ रहता है बिल्कुल टॉप में, लेकिन जब कोई शौक हो जाता है, कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मर जाती है तो शौक मनाते हैं ना, राष्ट्रीय शौक, तब ये अपना झंडा नीचे कर देते हैं, हाफ मस्ट। तो ये हाफ मस्ट फ्लैग आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई शौकजनक बात हुई है। इसके बाद गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, मतलब बहुत ही आराम से कोई किसी बारे में बोल सकता है, क्लियरली बोल सकता है, अपनी बात को समझा सकता है, उसे गिफ्ट ऑफ द गैब बोलते हैं। ही हैज़ गोट द गिफ्ट ऑफ द गैब, ऐसा करके। जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, ये देखिए मोदी जी, चाहे इनसे कोई सहमत हो या नहीं हो, लेकिन ये जब बोलते हैं ना तो सब लोग सुनने बैठ जाते हैं, प्रभावशाली वक्ता है ये। तो गिफ्ट ऑफ द गैब यही चीज़ होती है, बोलने की एबिलिटी, कोई चीज़ फ्लुएंटली बोल पाता है कोई आदमी। इसके बाद आता है ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन से कोई सेंस ये ले सकता है कि किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है टू रिसीव ए ग्रेट अप्लोज। ये दिख रहा है आपको, किसी की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हो जाए तो उसे बोलते ब्रिंग द हाउस डाउन। ये आया कहाँ से था, कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है ना, ये देखिए ये कॉन्सर्ट चल रहा है, ये सिंगर अरिजीत सिंह है, यहाँ पे ये कुछ गा रहे हैं तो सब लोग क्या है, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब ये पूरी ऑडियंस को जब खुश कर देंगे ना, सब इनको बहुत ही अप्लोज करेंगे, बहुत ही अपलोड करेंगे, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन, कि इन्होंने पूरे जितने भी लोग थे सभी को एकदम अपने पक्ष में कर लिया इन्होंने। तो टू रिसीव ए ग्रेट अप्लोज। टू एग ऑन, टू एग ऑन का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना, कोई काम करने के लिए मनाना, समझिए, टू एग ऑन। तो ये भी अंग्रेज़ों की बात है। वो जैसे हम रुपए दे के काम करवा लेते हैं, वो वहाँ भुखमरी, वो ऐसे देशों में जाते थे ना जहाँ थोड़े लोग भूखे होते, या वहाँ ऐसे देशों में जाते थे कि पहले तो भुखमरी कर देते थे वहाँ पे, फिर उन्हें एक एक एग दे के और उनसे कोई काम करवा लेते थे। तो एग ऑन का मतलब है कि भाई एक एग देंगे और तुमको हमारा काम कर देना, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं किसी को उकसाना, भड़काना, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। हाँ, इसके बाद आता है हमारा टू रूल्स इन सेंटेंसेस, कि हम सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम 2 रूल डेली याद करते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए, द टीचर सेड, आप ये एरर, इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा बिना देखे। इसमें जो एरर है, सेड के बाद टू आता है। ही सेड टू मी, दे सेड टू हिम, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो ये सेड के बाद हमेशा टू आएगा। ऐसे ही रिप्लाई है, रिप्लाई के बाद भी टू आता है। यू रिप्लाई टू मी, यू डोंट रिप्लाई टू मी, ऐसे टू करके यू डोंट रिप्लाई टू मी। ही कुछ भी आप बार बार 2 बार बोल सकते हैं। कई बार हम रिप्लाई और साइड के साथ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही होती है एरर में, एग्जाम्स में, इन्हीं पे ध्यान देना पड़ता है। तो आप 2-4 बार जब इन्हें बोल लेंगे, ही सेड टू मी, ही रिप्लाइड टू मी, तो आपको फिक्स हो जाएगा दिमाग में कि इनके बाद टू आता है। इसके बाद आता है आई यूज़ टू जंप। देखिए, यूज़ टू जो होता है ना, ये बताता है कि पास्ट में कोई काम करते थे, इस चीज़ को बताता है। तो ये बोल रहा है आई यूज़ टू जंप, आई यूज़ टू वर्क हार्ड, ऐसे कोई भी बात है कि मैं पहले बहुत काम किया करता था, बहुत कठिन परिश्रम करता था। और एक होता है आई एम यूज्ड टू जंपिंग लाइक दिस। ये देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूज्ड टू के बाद
फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, और यूज टू के पास बाद जो है ये जिरंड बोला जाता है, आईएनजी लग जाता है इसमें, ये कब आएगा। देखिए मोटा मोटी तौर पे जब हम देखेंगे तो यूज टू से पहले जब कोई हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो हम ध्यान देंगे कि इसमें बाद में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो मोस्ट केसों में आईएनजी लगती है उसके बाद आने वाली वर्ब में। और यहाँ यूज टू सीधा होता है, आई यूज टू जंप, ही यूज टू ड्रिंक टी, तो उनमें आईएनजी नहीं लगता, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनको एक एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम का अब देखिए ये जो दो पार्ट के साथ दो सेंटेंस बनते हैं, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद, ठीक है, प्रीपोजिशन लग जाते हैं ये। तो पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर होना। बेसिकली जब हम जैसे एग्री विद पढ़ेंगे, एग्री विद पढ़ते हैं तो वो किसी आदमी व्यक्ति के साथ सहमत होने की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पार्ट विद में देखेंगे, पार्ट विद मतलब किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो इसमें कह रहा है आई डोंट वांट टू पार्ट विद एनी ऑफ माई वॉचेज़। होगी कोई बात, इसके पास कोई वॉच होगी। अच्छा ये देखिए पहले पार्ट फ्रॉम का मतलब है कि किसी आदमी से दूर जाना, किसी व्यक्ति से दूर हो जाना। ही शुड नॉट पार्ट फ्रॉम हिम इन एंगर, कि गुस्से में उससे अलग नहीं होना चाहिए। किससे बात कर रही है, ये देखिए ये लड़की जो है अपने पति से शायद गुस्से में बात नहीं कर रही है, उससे दूर जाने की बोल रही है, तो ये बोल रहा है। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब है किसी व्यक्ति से दूर होना, और पार्ट विद का मतलब है किसी चीज़ से दूर होना। ये यहाँ पे अपनी घड़ियों से दूर नहीं होना चाह रहा है। आप अपनी फ़ोन से पार्ट विद नहीं होना चाहते हैं, आजकल सभी अपने फ़ोन से चिपके हुए रहते हैं, तो इसलिए तो कन्फ्यूजिंग पार्ट यही है कि पार्ट विद जो है, पार्ट विद जब आएगा तो आपको ध्यान देना पार्ट विद समथिंग और पार्ट फ्रॉम समवन, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो रोज़ 10 मिनट में हम इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार दोहराई जाती है। छोटी छोटी बातें हैं ये, तो अगर हम 10 मिनट दे के इनको एक बार रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे, तो दिन में कुछ नया सीखते भी रहेंगे और तैयारी को बेहतर भी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, और एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, अगली बार अच्छा करना है।